चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण वायुमंडल के किस मंडल में घटित होता है, ये बताना है। ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल, किस मंडल में हो जाएगा? चलिए, तो क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ये सारी घटनाएं कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसी वजह से हम क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं या इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। क्या? अधोमंडल भी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल या संवहन मंडल या अधोमंडल एक को ही कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सभी इसी में होती है। ठीक है, अच्छा, ओजोन मंडल आपका पहला दिया हुआ है। ओजोन मंडल कहाँ मिलेगा आपको? समताप मंडल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? समताप मंडल में ओजोन परत आपको मिल जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, आयन मंडल में क्या होगा? आयन मंडल में जो घटनाएं होती है आप सुने होंगे, अरोरा आपका ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस, ये दो घटनाएं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस, ये दोनों घटनाएं कहाँ होती है? ये दोनों घटनाएं आयन मंडल में हो जाएगी। ठीक है, दोनों घटनाएं आयन मंडल में होगी। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्षोभ मंडल। बिल्कुल सबका आंसर सी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तीव्र ढाल वाली चट्टान पर, जो तीव्र ढाल वाली चट्टान होती है, एक पतली परत वाली मिट्टी पाई जाती है, उसे किस मृदा के नाम से जानते हैं? दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तीव्र ढाल वाली चट्टान पर कौन सी मिट्टी की परत पाई जाती है? कौन सी मिट्टी की परत पाई जाती है, ये बताना है। चलिए, अच्छा, दोमट मिट्टी की बात करें तो इसमें जो दोमट मिट्टी है ये रेतीली मिट्टी और इसमें अन्य मिट्टी का मिक्सअप होता है, दोमट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये निच्छालन के स्वरूप, निच्छालन के बाद जो मिट्टी बनती है, ये कौन सी मिट्टी है? ये आपकी दोमट मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी। यानी निच्छालन की प्रक्रिया किसमें होती है? लेटेराइट मिट्टी में होती है। कहाँ मिलेगी? ये आपको दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मिलेगी। किसकी खेती के लिए ये सर्वोत्तम है? तो ये नारियल के लिए, काजू के लिए, ठीक है, कॉफी के लिए, इस सब के लिए ये काफी लाभदायक हो जाएगी। और तीव्र ढाल वाली चट्टान पे अवशिष्ट मृदा मिलेगी, अवशिष्ट मृदा आपको मिल जाएगी। तो आंसर क्या हुआ? आंसर आपका हो गया सी। अच्छा, जो भी आंसर बी कर रहे हैं, एक बात बताइए, जो भी आंसर बी कर रहे हैं इसका 72 का, लेटेराइट मृदा जो है तीव्र ढाल वाली चट्टान पर कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है, ये बताना है। गेहूं की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, गेहूं की खेती, सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। कौन सी? रबी की फसल है। आगे देखते हैं क्या क्या है, फिर जो नहीं होगा वो देखेंगे। शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में की जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये रबी में आएगा आपका। गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यूक्रेन जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस था, ठीक है, और अमेरिका के पेरी मैदान की चरनोजम मृदा में गेहूं की अच्छी खेती होती है। तीनों का तीनों कथन सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वहीं पर अगर इसके तापमान की बात करें तो तापमान 15 से आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ेगी और ये समशीतोष्ण जलवायु इसके लिए काफी लाभदायक होता है। कौन सा? समशीतोष्ण जलवायु काफी लाभदायक होता है गेहूं की खेती के लिए। क्लियर है? आंसर क्या होगा? डी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, बताइए क्या होगा। क्या कहता है? किस लौह अयस्क से शुद्ध रूप में लोहा प्राप्त किया जाता है? केलामीन, कोबेलाइट, सीडेराइट,
एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, लोहा का कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा लोहा एस हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट आप सुने होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को ही क्या बोला जाता है, आयरन पायराइट को ही बेवकूफों का सोना या झूठा सोना बोला जाता है, ठीक है, झूठा सोना आयरन पायराइट्स को ही बोला जाता है। अच्छा, शुद्ध रूप में लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, पिटवा लोहा से, ठीक है। सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है लोहा का, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप लोहा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप, लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा लोहा होगा, पिटवा लोहा होगा, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपका इसमें से आंसर क्या होगा ये बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सीडेराइट इसमें आंसर हो जाएगा। वैसे आपका आंसर इसमें हेमेटाइट होना चाहिए, लेकिन हेमेटाइट है नहीं, तो हेमेटाइट के बजाय यहाँ पे सीडेराइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका एस्क याद रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पैराइट, ये सब इसका एस्क है। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सीडेराइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए देखते हैं, क्वार्ट्ज से प्राप्त सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो वो है बेंगलुरु। कौन है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा है, एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल हवाई जहाज में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, हल्का धातु होता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज में जो प्रयोग किया जाता है, हवाई जहाज जब उड़ती है ये हल्का होता है तो इजी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में इसका यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी सही आंसर हो जाएगा, सी। एक और दो दोनों कथन सही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी। हाँ, बेंगलुरु बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमण करते हैं सिवाय किसके, सिवाय किसके। चलिए, दो ग्रह है जो आपका दक्षिणावर्त परिक्रमण करता है, दो ग्रह है, ठीक है। यहां पर तो खैर एक ही ग्रह के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन दो ग्रह है, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज परिक्रमण करता है, एक आपका शुक्र है, दूसरा आपका अरुण है। कौन कौन है, एक आपका शुक्र है, शुक्र है, और दूसरा आपका अरुण है। ये दोनों सभी के विपरीत, सभी के विपरीत यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, दक्षिणावर्त चलता है, दक्षिणावर्त ये घूर्णन करता है। बाकी सभी वामवर्त परिक्रमण करते हैं, वामवर्त परिक्रमण करते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आंसर लगाइए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 76 का सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, बृहस्पति को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका कौन सा है, गैनीमेड है, जो कि आपका पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह आपका हो जाएगा। चलिए बुध की बात करें तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे पास में है, सर्वाधिक तापांतरण यहीं का होता है, ठीक है, तापांतरण यहीं पर आपका होता है। इसके पास कोई भी उपग्रह इसके पास नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह के मामले में ये भी पूरा खाली है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें तो इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी भी शुक्र को ही कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी किसे, शुक्र को ही कहेंगे। क्लियर है। आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन। अब बताइए ये क्वेश्चन क्या नहीं बताए हैं, ये क्वेश्चन क्या नहीं बताए हैं, कई बार हो चुका, कई बार आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, और हम तो आपको बताए हैं कि अगर कंफ्यूजन हो तो वहां पे कैसे देखना है। ये आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है, उसके बाद बृहस्पति के पास है, ठीक है। चलिए ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलेंगे मकर रेखा, इसको बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। 21 जून का जो डेट होता है, 21 जून का जो डेट होता है वहां पर कर्क रेखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति के नाम से जानेंगे, कर्क संक्रांति या कर्क आयतांत, कर्क ग्रीष्म आयतांत, सॉरी ग्रीष्म आयतांत, ठीक है, ग्रीष्म आयनात। उसके बाद 21 जून को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब सूर्य सीधा पड़ेगा तो इस दिन आपका क्या होगा, इस दिन सबसे बड़ा दिन यहाँ पे करेगा, सबसे बड़ा दिन करेगा, और सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। सेम यही घटना कब घटित होगा, मकर रेखा पर। सेम यही घटना कब घटित होगा, मकर रेखा पर, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो ये घटना यहाँ पे घटित होगी। और ऐसा आपका होता है 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को ऐसा होता है, 22 दिसंबर को ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या बोलेंगे, इसको मकर संक्रांति या शीत आयतांत बोलेंगे, या फिर शीत आयतांत इसे बोला जाएगा, शीत आयतांत इसे बोला जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर यही घटनाएं सेम होगी। यहां पे दिन आपका क्या होगा, दिन लंबा होगा और रात यहाँ क्या होगी, छोटी होगी, रात छोटी होगी। अच्छा ये तो मकर और कर्क रेखा की बात हुई। अगर सूर्य यहाँ है, बीच में है, ठीक है, अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ रहा है तो दो घटनाएं होंगी। दो घटना, एक 23 सितंबर को शरद विषुव होगा, 23 सितंबर को शरद विषुव होगा और 21 मार्च को वसंत विषुव होगा, ठीक है। 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च। यहाँ की घटना विषुव की घटना कहलाती है और उसको दो भाग में बांटा गया है। विषुव की घटना कहलाती है और दो भाग में बांटा गया है, ये शरद विषुव और ये वसंत विषुव हो जाएगा, ठीक है। शरद विषुव और ये वसंत विषुव हो जाएगा, वसंत विषुव हो जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है। चलिए तो अब यहां से आंसर बताइए क्या होगा। यहां तो एक ही है, कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। आंसर हो जाएगा 21 जून, 21 जून बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये बताना है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये बताना है। विक्टोरिया झील है, उसके बाद एरी झील है, सुपीरियर झील है, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की गई है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो ये कहाँ है, ये आपका केन्या, युगांडा और तंजानिया, केन्या, युगांडा देश और तंजानिया देश की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया। और इस दोनों के बीच तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है विक्टोरिया झील, ठीक है। चलिए सुपीरियर झील कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील है। एरी झील की बात करें तो ये भी अमेरिका और कनाडा में स्थित है, अमेरिका और कनाडा में। अब सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछा गया है तो ये आप बताइए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहरी झील की बात की जाए, सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है, बेकाल
झील है, कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। कहाँ पर? रूस में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, टीटीकाका झील जो है, टीटीकाका झील, उसे हनीमून लेक भी बोलते हैं। टीटीकाका झील को हनीमून लेक भी बोलते हैं। कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, बोलिविया की सीमा पर, और इसे क्या बोलते हैं? हनीमून लेक भी बोला जाता है। हनीमून लेक यानी हनीमून झील भी इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या कर रहे हैं? सी, बिल्कुल सी सबका सही आंसर है। सी सबका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, सी इसका सही आंसर है। सी सही आंसर है। आंसर हो गया सुपीरियर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, खारे पानी की झील पूछे, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? ये बताना है। 6 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? ये आपको बताना है। बताइए, 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तापांतरण कहाँ का? यूरेशिया के जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, यूरेशिया का उत्तर पूर्वी का इलाका, वहां पे सर्वाधिक तापांतरण होता है। तापांतरण होता है, ठीक है। चलिए, जहां पे 60 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सर्वाधिक तापांतरण लिख लेंगे। सर्वाधिक तापांतरण, पृथ्वी पे सर्वाधिक तापांतरण यानी कि ताप में बहुत ज्यादा अंतर, ठीक है। कहां पे? यूरेशिया में। यूरेशिया में कितना? यूरेशिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। वहां पे नोट निकाला गया कि एवरेज इतना होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा तापमान किस महीने में? तो जनवरी में, और सबसे कम तापमान जुलाई में। विश्व में ये रिकॉर्ड किया गया है कि सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक तापमान वाला महीना कौन होता है? तो वो जनवरी। जनवरी। और सबसे कम तापमान वाला आपका कौन सा हो जाएगा? जुलाई सबसे कम तापमान वाला महीना हो जाएगा, ठीक है। जुलाई, हाँ, इसका आंसर बताइए। जुलाई इसका हो जाएगा। सबसे कम तापमान वाला महीना, मंथ कौन सा? जुलाई हो जाएगा। आंसर आ रहा है बी। बी देखते हैं, बी में क्या है? 6 है, 16 है, 26 है। 16 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही आंसर है इसका। 16 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों याद रखेंगे। सबसे ज्यादा ताप कब? जनवरी में, सबसे कम जुलाई में, सर्वाधिक तापांतरण यूरेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। विश्व में जूट का मुख्य उत्पादक देश कौन है? भारत है, बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश है। एक से अधिक है या इनमें से कोई भी नहीं? ये तापांतरण की बात कर रहे हैं, उस तापांतरण की, मतलब कि जैसे आपका ज्यादा ताप ज्यादा तापमान, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सर्वाधिक वहां पे ठंडा, तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो वाला बात कर रहे हैं। देश की बात कर रहे हैं, जलवायु क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। कहां पे सर्वाधिक तापांतरण नोट किया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, भारत है, बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश है, तो सर्वाधिक जूट का जो उत्पादक है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश आंसर हुआ बी। अच्छा, भारत में अगर बात करें तो सर्वाधिक जूट उत्पादन कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। अगर बिहार में पूछा जाए तो बिहार के पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। अब बताइए, जूट से संबंधित कौन सी क्रांति है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। विश्व में भारत का सबसे ज्यादा भाग कौन सा फसल उगाता है? ठीक है, विश्व में भारत का सबसे ज्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? यानी कि विश्व में भारत जो है सबसे ज्यादा फसल कौन सा उगाता है, यही है। कौन सी फसल का? तिलहन है, गन्ना है, गेहूं है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर?
गेहूं का जन्मस्थली कहाँ है? मध्य एशिया। गेहूं का जन्मस्थली अगर पूछा जाए मध्य एशिया है। गन्ना का अपना भारत है। धान जो चावल जिससे होता है धान का भारत और इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कौन सा बोले? धान बोले। धान का कहाँ पे? भारत और इंडोनेशिया। जन्मस्थली भारत और इंडोनेशिया है। ठीक है, गेहूं का बताइए, अभी जस्ट हम बताए हैं गेहूं का क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद गन्ना का कहाँ? इंडिया। गन्ना का इंडिया यानी भारत। गन्ना का भारत। आंसर आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या उगता है अपने यहाँ? गेहूं का उपज होता है। सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक यूपी में। अच्छा, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ये सॉरी पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब में आपका हो जाएगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो आंसर क्या हुआ आपका? अच्छा, टिट्रिकल गेहूं किसका संकरण है ये भी बताना है। टिट्रिकल गेहूं, एक बार ये क्वेश्चन आपका डिस्कशन में भी आ चुका है। टिट्रिकल गेहूं किसका संकरण है? किसका संकरण है ये बताना है। ये आपको बताना है। गेहूं और किसका संकरण है? गेहूं और किसका संकरण है ये बताना है। आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया, सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, चलिए क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है किसका? वैश्विक तापन का, अम्ल वर्षा का, चर्म कैंसर यानी चमड़ा का कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। ओजोन परत के क्षरण से खतरा किसका बढ़ता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर क्या होगा? चर्म कैंसर। ठीक है, ओजोन परत जो है सूर्य द्वारा आने वाली, ओजोन परत सूर्य द्वारा आने वाली, सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण आता है, इस पराबैंगनी किरण से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, पृथ्वी की रक्षा करता है। उसके बाद आपका जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ओजोन के स्तर को विनियमित करता है। ठीक है, ओजोन के स्तर को इस क्वेश्चन को याद रखना है। प्राकृतिक रूप से विनियमित कौन करता है? प्राकृतिक रूप से विनियमित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विनियमित करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा ये विनियमित किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो गया, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या कहता है? सबसे अधिक आबादी यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है। यूपी पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार तीसरे स्थान पे है और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे है। ठीक है, चौथे स्थान पे है। यूपी पहले स्थान पे, महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे हो जाएगा, बिहार तीसरे स्थान पे और पश्चिम बंगाल आपका चौथे स्थान पे हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये भी लिख लेंगे, सिक्किम मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये कम जनसंख्या की बात की गई है। न्यूनतम जनसंख्या की बात की गई है। वैसे भारत की जनसंख्या है कितनी? जल्दी से बताइए, भारत की जनसंख्या है कितनी? ठीक है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.53 और पुरुषों का कितना है? 51.47। ठीक है, पुरुष 51.47 और महिला कितनी? 48.53। जल्दी से बताइए भारत की जनसंख्या कितनी है?
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है किससे? उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से, व्यापारिक पवन से, पीछे हटते हुए मानसून, जिसको कि लौटती हुई मानसून के नाम से जाना जाता है, बताइए। हाँ, ये ट्रिक भी अच्छा है, ट्रिक भी अच्छा है, बिल्कुल। उमा बिहार के प्यार में अंधी हो गई है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, व्यापारिक पवन या पीछे हटती हुई मानसून? तो आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, जिसमें मुख्यतः आपका कौन कौन सा राज्य होगा? पंजाब, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, और उत्तर पश्चिम राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, अच्छा, पीछे हटती हुई मानसून को लौटती मानसून भी कहा जाता है, लौटती मानसून भी कहते हैं, इसे ही मानसून का निवर्तन भी बोलते हैं, मानसून का निवर्तन भी इसे बोला जाता है। और इससे वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कौन सा हुआ? तमिलनाडु का तट ही कोरोमंडल तट हो गया, तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट हो गया। आंसर क्या हुआ आपका? 84 का ए सही आंसर, पश्चिमी विक्षोभ इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। किस राज्य में दलदली पीठ भूमि मिट्टी मिलती है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं? कहां पर मिलेगी ये आपको बताना है, कहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, पीठ मृदा की बात करें तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में और आर्द्रता युक्त मिट्टी होती है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में और उच्च आर्द्रता युक्त मिट्टी होती है। वनस्पति की काफी अच्छी वृद्धि यहाँ पर होती है और ये मुख्यतः काले रंग की होती है। ठीक है, काले रंग की हो जाती है, ये काले रंग की मृदा होगी, काले रंग की मृदा होगी। वनस्पति की वृद्धि काफी अच्छी होती है, यहाँ पे वनस्पति की वृद्धि काफी अच्छी होती है। ठीक है, उच्च आर्द्रता वाले स्थान पे, उच्च आर्द्रता वाले स्थान पे, और काफी वर्षा भी यहाँ पे होती है, काफी वर्षा भी होती है। तो इसका आंसर आपका केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आपका जो पूर्वी तटीय इलाका है, पूर्वी तटीय इलाका में ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका कौन कौन सा हो जाएगा? हाँ, 85 का डी होगा, बिल्कुल, एक से अधिक होगा। पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा हो गया, इस सब हिस्सों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, दलदली या पीठ भूमि। ठीक है, पीठ मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक से अधिक बिल्कुल आंसर होगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है? मैकमोहन डुरंड लाल रेखा। क्या लाल रेखा? तो कोई रेखा ही नहीं है, लाल रेखा तो कोई रेखा ही नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया, मैकमोहन का निर्धारण 1914 में किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ है? भारत और चीन के बीच में है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डुरंड रेखा जो उस समय इसका निर्धारण किया गया था भारत और जो अफगानिस्तान है उसके बीच किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 में इसका निर्धारण किया गया। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एक और लाइन है आपका, कौन सा? मैकमोहन हो गया, डुरंड हो गया, एक है आपका सरक्रीक। कौन सा है? सरक्रीक है। एक है आपका रेड क्लिफ। सरक्रीक और रेड क्लिफ दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ की बात करें तो ये भारत और
पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण किया गया, सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्करिक रेखा भी भारत और पाक के बीच ही है, ठीक है, कच्छ के रण के पास। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 87, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। दक्षिणतम बिंदु क्या है ये बताना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है, 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से, ठीक है। कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए, उसके बाद मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है ये आपका कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु आपका सर्करिक भी बोल सकते हैं, गुहार माथा भी बोल सकते हैं, गुहार माथा, ठीक है, गुहार माथा भी हो जाएगा। गुहार माथा ये कहां पे है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहां पे? गुजरात में स्थित है। तो आंसर क्या हुआ आपका? इंदिरा पॉइंट। ये कहां है? अंडमान निकोबार के निकोबार में स्थित है। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा। चलिए आगे चलते, इसका आंसर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। चलिए, जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये जल के निक्षेप द्वारा बनती है। जल के निक्षेप से निर्मित मृदा जलोढ़ मृदा है। दो प्रकार की होती है, एक आपका हो जाएगा खादर, एक हो जाएगा खादर, दूसरा हो जाएगा बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, और भारत के लगभग 40% हिस्सों पर यही पाई जाती है। ना सिर्फ भारत, बिहार के भी सर्वाधिक हिस्सों पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। चलिए, काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसे रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें कपास की खेती होती है। क्यों? क्योंकि नमी की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? लौह ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। और ये जलयोजित रूप में कैसी दिखाई देती है? तो जलयोजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब तक तो पता चल गया होगा, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जीवाश्म की उपस्थिति भी किस में होती है? काली मृदा में ही होती है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सबका आंसर बी है, काली मृदा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, बाकी ये आपके परचेज के लिए है, देख लेंगे, और जिसके लिए है ले लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 89, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? यानी किसने किया था, ठीक है। आज के क्वेश्चन में मिसप्रिंट ज्यादा देख रहे हैं। चलिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था ये बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इसको भी लिख ही लेंगे, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। हवा महल का निर्माण महाराजा, पूरा ही लिख लीजिए, छोड़िए, महाराजा प्रताप सिंह, हवा महल महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ये करवाया गया था।
और ये कैसे बना हुआ है, किससे निर्मित है, तो ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर जो होता है उससे निर्मित होता है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक क्वेश्चन रानी की वाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी की वाव कहां पे है, तो ये बूंदी राजस्थान में है, जिसे रानी नाथवती ने बनवाया था। रानी की वाव, इसको याद रखेंगे, रानी की वाव। ठीक है, ये हिस्ट्री के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे रानी की वाव कहां पे, बूंदी में है। बूंदी कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और इसे बनवाया किसने, जो रानी नाथवती थी, रानी नाथवती थी, उन्होंने ही रानी की वाव बनवाया है, रानी की वाव बनवाया है। ठीक है, आंसर क्या हुआ, सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। मैप तो है नहीं, बताइए, मैप तो है नहीं, बताइए क्या होगा। हवा महल, जयसिंह, विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, भागलपुर, पटना, कटिहार, भागलपुर, पटना, कटिहार, तो इसमें से कटिहार हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कटिहार इसका सही आंसर हो जाएगा, कटिहार। ठीक है, आंसर क्या हुआ, कटिहार इसका सही आंसर आपका हो गया। अच्छा, अगर बात करें किशनगंज की, किसकी, किशनगंज की बात करें, तो इसके बारे में हम आपको बताए हैं, मानसून का सबसे पहले प्रवेश कहां से, मानसून प्रवेश कहां से करता है, किशनगंज से ही मानसून प्रवेश करता है। सर्वाधिक बारिश भी कहां होती है, सर्वाधिक बारिश भी किशनगंज में ही होती है। ये बिहार का मासिन राम, बिहार का मासिन राम किसे कहा जाता है, किशनगंज को ही बिहार का मासिन राम भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। और पटना तो पता ही है, गंगा नदी के किनारे, गंगा सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करती है अपनी बिहार में, पटना के साथ ही करती है। ठीक है, पटना के साथ ही बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, यानी गंगा किनारे बिहार में स्थित सबसे लंबा शहर कौन सा है, पटना ही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 91, 49वीं अक्षांश रेखा किन देशों को पृथक करता है, यह बताना है। 49वीं अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा, चलिए, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसके साथ ही देशांतर रेखा है 141 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में ही है। ठीक है, इसके साथ ही कौन सा है, इसके साथ ही आपका हो जाएगा कौन सा, 141वीं डिग्री देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा में। लिख लेंगे 141वीं जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, ये भी आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में ही स्थित है। इसके अलावा 20वीं समांतर रेखा उत्तरी सूडान और लीबिया के बीच में है। 22वीं समांतर रेखा उत्तरी सूडान और मिस्र के बीच में है। ठीक है, 20वीं समांतर रेखा उत्तरी सूडान और लीबिया के बीच में है, लीबिया के बीच में है। 22वीं समांतर रेखा ये आपका उत्तरी सूडान और मिस्र के बीच में है, मिस्र के बीच में है। इसके अलावा आपका जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम है, ये बताइए किसके कौन सी समांतर रेखा में है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बारे में पूछे हैं, कौन सी समांतर रेखा है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सा हो जाएगा, 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ 38वीं बता चुके हैं, 38वीं उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। चलिए, अब क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा सही आंसर हो जाएगा। 49वीं अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत बताइए, आल्प्स पर्वत किस क्षेत्र में विस्तृत है ये बताना है। चलिए आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये यूरोप के 8 देश में स्थित है, 8 देश में फैला हुआ है, यूरोप के 8 देश में स्थित है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे, सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट ब्लैंक। कौन सा है? माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, कौन से देश से संबंधित है? चलिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 8 देश है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद आपका इटली है, ऑस्ट्रिया है, मोनाको है, लिंकेस्टीन है, ये सभी देश आपके इसमें शामिल है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 93। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1956 में, 66 में और 86 में। कब चालू किया गया था? तो 1986 में ये राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया गया था। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 94। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से। किससे? भूकंप से अधिकेंद्र शब्द संबंधित है। दो शब्द होता है, एक आपका हो जाता है केंद्र, एक होता है उद्भव स्थान जिसको कि केंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को, जहां पे भूकंप का उद्भव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से निकलकर जब परत पर पहला इसका तरंग पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी भूकंप का जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और नापा किस में जाता है? सिस्मोग्राफी में नापा जाता है। अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोलॉजी। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 95। चलिए सांप्रदायिक दंगा आतंकवादी हमला से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकी हमला कब किया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में। ये आतंकी हमला कब हुआ था ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर डेट के साथ याद रखेंगे। 11 सितंबर 2001 का वो दिन जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? यानी शीत ऋतु में मौसम कैसा होता है जो ज्यादा ठंडा महसूस कर पाते हैं? साफ, मेघाच्छादन, आर्द्र मौसम, कौन सा? तो साफ मौसम होता है, साफ मौसम होता है, इसी वजह से ये होता है। ठीक है, इसी वजह से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 96 का सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 97। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? जनसंख्या की त्वरित वृद्धि मतलब बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? क्या रानी की बात बोल रहे थे? कौन सा क्वेश्चन था? इतना कमेंट आ रहा है, कहाँ गया? कितना नंबर क्वेश्चन? अच्छा ये वाला। ये रानी की बारी है, रानी की बाव नहीं है, रानी की बारी है। ये गलती हो गया, रानी की बारी है। ठीक है, बाकी रानी की बाव पाटन गुजरात में है। रानी की बाव पाटन गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, रानी की बाव ये पाटन गुजरात में स्थित है, पाटन गुजरात में। ये गलती हो गया। ठीक है, मिस यहाँ पे बोलने में ये आपका अलग हो गया। बाकी रानी की बाव पाटन गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। चलिए, और रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में जो रानी नाथवती के द्वारा बनवाया गया है। वही हम सोच रहे इतना कमेंट अभी आ रहा है क्यों?
चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या था ये। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? अब सही है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। चलिए, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, देखिए त्वरित वृद्धि पूछा है ना, त्वरित वृद्धि पूछा है, त्वरित वृद्धि, ठीक है। निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर मतलब जन्म भी कम लेंगे और मरेंगे भी कम। उच्च जन्म दर यानी जन्म ज्यादा लेंगे और गिरती मृत्यु दर यानी मृत्यु में गिरावट आएगी। तीसरा है बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर। तो कौन सा होना चाहिए? त्वरित वृद्धि। त्वरित वृद्धि तभी ना होगा जब ज्यादा जन्म होगा और फिर मृत्यु दर जो है वो कम होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तो 97 का क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 98। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है ये बताइए। वाशिंगटन, काठमांडू, हैग, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। टोटल कितने देश सार्क में आते हैं? सार्क में टोटल 8 देश आते हैं, ठीक है। कब स्थापना हुई? 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। 7 दिसंबर 1985, 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। बाकी सार्क का सचिवालय कहां पर है? ये काठमांडू जो नेपाल में है वहां पर स्थित है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। अफगानिस्तान इसमें शामिल है। अच्छा, द हैग में किसका मुख्यालय है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे? द हैग में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। दोनों को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है और विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहां है? वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। तो आंसर आपका क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, काठमांडू। क्लियर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 99। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र, कल ही क्वेश्चन करवाए हैं, कल ही बताए हैं, पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहां पे? मेघालय में, अंडमान निकोबार में, नीलगिरी में। कब हुआ था ये? सॉरी, कहां हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ ये भी बताए हैं। 1986 में हुआ था, ठीक है, 1986 में हुआ था। कहां पे? नीलगिरी में स्थापना की गई थी। भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1986 में नीलगिरी में की गई थी, ठीक है। नीलगिरी 3 राज्य में फैला हुआ है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। नीलगिरी तहड़ यहीं पर पाया जाने वाला एक पशु है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भी आपको बताए थे, कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण जो गुजरात में है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका हो जाएगा कच्छ का रण। कहां पे? जो गुजरात में है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। ये कहां पे है? ये असम में। डिब्रू सैखोवा कहां पे? असम में आपका स्थित है। डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, कितने हैं वर्तमान में? 12 आपके हो जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 100। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? बताए हैं, बताइए। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। क्लास टाइम क्या है? ये सैटरडे और संडे का कॉमन पेपर का टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपका 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है पॉलिटी, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, अब इसके बाद जो होगा वो हिस्ट्री होगा। लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपका अलग अलग पेपर का डिस्कशन होता है, जिसमें ज्योग्राफी का टाइमिंग आपका है 8 बजे। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से नहीं होती है, क्योंकि ये उसके वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है। जब मानसून प्रवेश करता है तो उस समय वहां पे वर्षा नहीं होती है। कई बार बता चुके, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक है।
तो मानसून जब प्रवेश करेगी यहाँ पे केरल के तट में जून के प्रथम सप्ताह में, तो यहाँ पे भारी बारिश करवाएगी पश्चिमी घाट के इस साइड में, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया हो जाएगा वृष्टि छाया में आ जाएगा, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। इसलिए जब लौटती मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। तो आंसर क्या हुआ, ए सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 101, गुरु शिखर क्या है? सिखों के महान गुरु, हिमालय का प्रसिद्ध शिकार स्थल, अरावली का उच्चतम शिखर। बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन से अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, अरावली का उच्चतम शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। किस पर्वत पे? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है। माउंट आबू पर्वत की ऊंची चोटी है, गुरु शिखर अरावली पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चलिए, बाकी अरावली पर्वत को पश्चिम भारत का जल विभाजक कहते हैं। पश्चिम भारत का जल विभाजक कहा जाता है, जल विभाजक कहते हैं, पश्चिम भारत का जल विभाजक। इसको याद रखेंगे, भारत का जल विभाजक अलग है, वो विंध्याचल की पहाड़ी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसके पूर्व से बनास नदी निकलती है, पूर्व से बनास नदी निकलती है। चलिए, उसके बाद इसके पश्चिम से भी नदी निकलती है। इसके पश्चिम से आपकी कौन सी नदी निकलेगी? लूनी नदी निकलेगी। कब की है? प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान से बनी हुई है, ये भी लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टान से निर्मित है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया, सी। बाकी पूरे भारत का जल विभाजक कौन हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। हाँ, राजस्थान में है, जिसकी वजह से राजस्थान में जो समानांतर पड़ता है बारिश नहीं होती है। भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर? चलिए, भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण पूछा है। ऐसे तो वन ह्रास का बहुत सारा कारण है, ठीक है, लेकिन प्रमुख कारण कृषि का विस्तार है। क्या है? कृषि का विस्तार इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। हम पहले ही बोले बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। अतिचारण है, वनों की कटाई है, कृषि का विस्तार है, रेल मार्ग का विस्तार करना है, सड़कों का विस्तार करना है, बढ़ती जनसंख्या है, बहुत सारा चीज है। लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा है, वो कृषि का विस्तार हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 103। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इरेस्थोस्थनीज, या फिर क्या है इमैनुएल कांट? किनके द्वारा किया गया ये बताना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा, भूगोल शब्द देने वाले कौन थे? यानी भूगोल शब्द के जनक कौन थे? हिकेटियस। कौन? हिकेटियस। चलिए, भूगोल शब्द देने वाले हिकेटियस हैं, ठीक है। चलिए, भूगोल शब्द देने वाले बात करें, हिकेटियस है। हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या है? हिकेटियस के बुक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम है जस पीरियोडिस। क्या नाम है? जस पीरियोडिस, ठीक है। जस पीरियोडिस इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, क्रमबद्ध भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक और क्रमबद्ध भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज हैं, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ये सभी याद रखेंगे। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले भी इरेटोस्थनीज ही थे। आंसर होगा 103 का बी, सही आंसर हो गया 103 का बी।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है? रबी फसल, खरीफ फसल, जलीय फसल, क्या? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 104, कौन सी फसल हो जाएगा? ये रबी फसल है जो शीत ऋतु में बोया जाता है। शीतकालीन फसल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो बुआई है वो नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई हो जाती है। इस फसल में कौन कौन सा फसल होता है? गेहूं हो जाता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, ये सब आपका किस में हो जाएगा? ये सब आपका रबी फसल में हो जाएगा। ठीक है, रबी में। चलिए बाकी खरीफ को हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। खरीफ को हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। चलिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये क्या हो गया? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। गेहूं, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, अलसी हो जाएगा, ये सब आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये सब रबी फसल में हो जाएगा। खरीफ में हो जाएगा धान, ज्वार, बाजरा। नहीं, वो गलती हो गया था। ठीक है, वो हम मतलब दिमाग में चल रहा था खरीफ और लिख रहे थे रबी, बस यही बात हुआ था। बाजरा नहीं होगा, बाजरा खरीफ में हो जाएगा। ठीक है, खरीफ में आपका धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, अरहर, मूंग। ठीक है, और आपका जितना भी दलहन फसल है वो सब हो जाएगा। तिलहन फसल है वो भी आपका हो जाएगा किसमें? खरीफ को। बाकी खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया, ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ग्लोब पर दो स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कहां होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर रेखा, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 105, ग्लोब पर दो स्थान के बीच न्यूनतम दूरी। अच्छा, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोड़े। दो देशांतर की बीच की दूरी पूछे, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोड़े कहलाती है। बाकी देशांतर रेखा किसको कहते हैं? जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं? जो पूरब और पश्चिम को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, चलिए देशांतर रेखा की सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है और सर्वाधिक दूरी कहां पे होती है? विषुवत रेखा पर होती है। और दो स्थान, ये डायरेक्ट पूछा है, दो स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कहां होगी? प्रधान देशांतर पर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। हाँ, सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं, बताइए क्या होगा? अक्षांश और देशांतर के जाल को क्या कहते हैं ये बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 106, हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? कई बार इसका पूरा डिस्कशन हम करवा चुके हैं। हरित क्रांति शब्द देने वाले कौन है? विलियम गैडे हैं। कौन है? विलियम गैडे हैं हरित क्रांति शब्द देने वाले। ठीक है, और इनके जन्म वैश्विक स्तर पे इसके जनक कौन है? इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं वैश्विक स्तर पर इसके जनक। ठीक है, उसके बाद आपके भारत में जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत में इसके जनक हो जाएंगे हरित क्रांति के। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पंतनगर उत्तराखंड से। शुरुआत की बात करें, शुरुआत आपका पंतनगर उत्तराखंड से हुआ। पंतनगर उत्तराखंड में जो है वहां से हुआ। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की है हरित क्रांति?
1966-67 की है, 1966-67 की। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पे पड़ा है। सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? गेहूं और चावल की फसल पर पड़ा था। गेहूं और चावल की फसल पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अब बताइए इसके जनक कौन है? तो यहाँ डायरेक्ट आपका क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर भारत लिखा रहता तब MS स्वामीनाथन होता, नहीं लिखा है यानी डायरेक्ट जनक पूछ रहा है नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा गलत हो रहा है उस टॉपिक को एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए। जिस टॉपिक में 2 या 3 सेट से ज्यादा से गलती हो रहा है उस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए और एक बार आप ओवरऑल भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेट देखिए सेट में कितना नंबर आता है आपको। चलिए देखते हैं। लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अच्छा ये तो लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये कोयम्बटूर में है। ये कहाँ है? ये आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में है। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। कॉफी चिकमंगलुरु में है। आलू शिमला में है। ठीक है, आलू शिमला में है। क्लियर है? ये सब तो बताने का जरूरत होगा नहीं, बहुत बार हो चुका है। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कानपुर सही आंसर हो जाएगा। कानपुर सही आंसर हो जाएगा। कानपुर। एक क्वेश्चन, जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बैरकपुर में है। कहाँ है? बैरकपुर में हो जाएगा। ठीक है, घास और चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में हो जाएगा। घास और चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में हो जाएगा। इसके अलावा आपका और कौन था? रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 108, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? चिनुक, कोहल, लू क्या कहलाती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर तो सबको पता है, लू। लेकिन इसके साथ ही गर्मी के मौसम में तेज हवा और उसके साथ तेज बारिश जो होती है, तेज हवा और तेज बारिश जो होती है उसे पूर्वी भारत में नार्वेस्टर बोलते हैं। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी। लिख लीजिए, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर बोला जाता है। बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है। बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दक्षिण भारत के केरल में आम्र वर्षा बोलते हैं। केरल में क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। दक्षिण भारत या फिर आपको केरल देगा, यहाँ पे आम्र वर्षा इसे बोला जाता है, आम्र वर्षा। उसके बाद आपका कर्नाटक में कॉफी वर्षा, कॉफी की खेती के लिए काफी लाभदायक होता है, या चेरी ब्लास्म भी बोलते हैं, चेरी ब्लास्म भी बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 109, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए फेमस है? नीली क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति तो आप ऑप्शन अब लगाएंगे नहीं। हरित क्रांति तो आप ऑप्शन लगाएंगे नहीं। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य से संबंधित है। नीली क्रांति किससे? मत्स्य क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपका नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति। और श्वेत क्रांति ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। उसके बाद रजत क्रांति ये आपका
अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति में क्या होगा, नदी जोड़ो परियोजना आपका, स्वर्णिम क्रांति, ये अमृत परियोजना आपका नदी जोड़ो क्रांति। ठीक है, अमृत परियोजना ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आएगा, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आपका आएगा। उसके बाद गोल क्रांति, आलू गोल क्रांति आपका क्या होगा, आलू गोल क्रांति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भूरी क्रांति आपका उर्वरक होगा, भूरी क्रांति उर्वरक हो जाएगा। लाल क्रांति आपका टमाटर और मांस हो जाएगा, टमाटर और मांस जो है ये लाल क्रांति हो जाएगा। आंसर क्या हुआ 109 का, सी सही आंसर हो गया, सी। क्लियर है? और भी बहुत सी है, बादामी मसाला क्रांति, सुनहरी क्रांति, फल क्रांति, स्वर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रव्यन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। द्रव्यन प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में। 105 का डिटेल में बताइए, 105 तो डिटेल में हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ, बोर्ड पे नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको मौखिक तौर पे वो समझा चुके हैं। द्रव्यन प्रजाति समूह कहाँ पे, दक्षिण भारत की ये समूह है। इसके अलावा ये आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल जाएगा। तो आंसर क्या हुआ 110 का ए सही आंसर हो गया, 110 का ए सही आंसर हो गया। क्लियर है? इसके साथ ही आपकी ज्योग्राफी का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है।